अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका मेरा साथ दोपहर 3 बजे तक, और आज का रोज़ यानी संडे का रोज़ यकीनन आप सब के लिए फ़ैमिली टाइम होगा। रमज़ान का महीना भी बड़ी तेज़ी से गुजरता है और यकीनन हमें एहसास होता है कि पहले चंद रोज़ तो आपका फिर भी फोकस दुनियादारी, कुछ टारगेट्स, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखती हूँ, बिज़नेस एंड ट्रेड की तरफ देखती हूँ, ये आपके बिज़नेस का सबसे बिज़ी तरीन टाइम है। तो यकीनन आपके सब ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। रोज़े की हालत में उनको पूरा करना, नए जो टाइमिंग्स हैं उससे एडजस्ट करना। कई लोगों ने मुझे ये भी फीडबैक दी कि सिद्रा आपको लगता है कि टाइमिंग एडजस्ट हुई है एंड प्रॉबेबली वी आर डूइंग लेसर आवर्स, या हमारी जल्दी छुट्टी हो जाती है, लेकिन काम का लोड कई गुना बढ़ जाता है और अभी भी रोज़े में एडजस्ट करना लोगों के लिए मुश्किल है। 2-3 चीज़ों के ऊपर बिलखुसूस बात करना चाहेंगे। एक तो नंबर 1 ये कि गर्मी एकदम से बढ़ गई है, ख़ास तौर पर कराची की अगर बात की जाए तो इस वक्त वो जो प्री बारिश एक अजीब सी गर्मी और अजीब एक घप्स और घुटन का सा माहौल आपको लगता है। हवा बिल्कुल बंद है विच मेक्स फास्टिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। रोज़े में इसको बर्दाश्त करना और इन लाइट्स के बीच में बर्दाश्त करना आफरीन है तमाम लोगों को जो इस वक्त काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, हमें तो आप फिर कैमरे पे देख रहे होते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे हमारी एक बहुत बड़ी टीम होती है ऑफ कैमरामैन, ऑफ साउंड इंजीनियर्स, ऑफ पीपल इन द PCR, आर कैमरामैन, आर लॉजिस्टिक्स पीपल, यानी जितने मेहमान आप देखते हैं यकीनन उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनकी पिक एंड ड्रॉप को देखना। हमारा किचन भी है तो किचन की तमाम चीज़ों की परचेजिंग करना। और मेरे ख्याल में हम तो एक दफ़ा आके यहाँ पे पार्क हो जाते हैं, लेकिन जो मेरे इंटर्न्स हैं, मैं ख़ास तौर पे उनका नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी कि वो इतनी दफ़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं कि मैं तो कहती हूँ बेटा सहरी में 2-3 पराठे खा के आया करो। इट इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट। दूसरी चीज़ कि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अभी तक के स्पेल के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ढेर सारी बारिश। और आपको पता है जब बारिश आती है तो फिर पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। इसकी तैयारी भी हम कर चुके हैं। देखना ये है कि ये अब्र जो बरसे वो हमारे लिए रहमत का पैगाम लेके आए। हमारे तो प्रोग्राम का नाम भी बारान रहमत है, तो इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। संडे का रोज़ है तो यकीनन आपकी बहुत सारी फरमाइशें अपने घर के किचन के लिए भी होंगी। हम भी सिमरा से हमेशा फरमाइशें करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? बहुत प्यारी लग रही है, बड़ा प्यारा सा टी पिंक कलर पहना हुआ है। और क्या पकाने लगी हैं आज? आज हम बनाएंगे बीफ बर्गर, गोरमे बीफ बर्गर। बीफ बर्गर्स। अच्छा, बर्गर्स आम तौर पे मेरे घर में इट इज़ यानी ख़वातीन भी बना लेती हैं, लेकिन मर्दों को जब शौक़ चढ़ता है ना यार मैंने आज कुछ बनाना है और मैंने बीफ बर्गर, चिकन बर्गर को हम बर्गर ही नहीं मानते, तो बीफ बर्गर होना चाहिए। तो वो मेरे भाई के हाथ का बर्गर मुझे बेहतरीन लगता है। लेकिन आप इसमें क्या क्या कॉन्डिमेंट्स डालने वाली हैं? इसमें हम अनियंस डालेंगे, बिल्कुल फाइन चॉप। सीजनिंग करेंगे, ऑनियन, गार्लिक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ये सारी चीज़ें डाल के सीजनिंग करके इसको रख देंगे। साथ में अनियन रिंग्स भी बनाएंगे हम, जो हम बरकतों और जायकों से भरपूर अपने डालडा से फ्राई करेंगे। सही, क्योंकि बरकतों से भरपूर रमज़ान मुबारक डालडा की तरफ से सबको। साथ में हम बहुत कर ली मॉकटेल्स, ड्रिंक्स बहुत कर ली। आज हम बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे, क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। साथ में हम ऑलपर्स के साथ इसको बनाएंगे, दूध वाला शरबत जो होता है। नहीं, मैंने आज रिक्वेस्ट करनी थी, मुझे किसी ने कहा कि क्या आपको पता है कि ये जो गुलबहार है इसके साथ आप लस्सी भी बना सकते हैं। हाँ, फ्लेवर्ड लस्सी, और उसको स्मूदी कहना चाहें तो आप स्मूदी भी कह सकते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि हम 2 वेरिएशंस बनाते हैं। लेट्स ट्राई टू डू द स्मूदी एज वेल, ताकि वो रिफ्रेशिंग सा योगर्टी फ्लेवर भी इसके अंदर आ सके। आई लाइक इट अ बिट टैंगी। अच्छा, मुझे जल्दी से सवाल करना है, मुझे बताओ अनियन रिंग्स और प्याज के पकौड़ों में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। I know नहीं, मेरा मतलब है कि उसको काटने में फ़र्क है, उसके बैटर में फ़र्क है, बताया ना वो बेसन से बनता है और उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और पूरे हो गई है सिमरा शदीद हो गई, कैसी बातें कर रही हैं सिमरा जी आप। उसमें देसी मसाले डलते हैं, ये थोड़ा अंग्रेजी मसाले डलते हैं इसमें। अंग्रेजी प्याज का पकौड़ा, बात तो सही है ना? हाँ, चले ठीक है, पकौड़ा दिया आपको, आपने कहा दिया। ब्रेड क्रम का पकौड़ा बोलते नहीं, लेकिन इसके अंदर व्हाट आई रियली लाइक इज द कॉर्नी सा फ्लेवर, यानी वो जो इसकी कोटिंग में होता है, आई थिंक वो आप जो लगाते हैं उस पे क्या यूज करते हैं? इज दिस व्हाट इट इज? ब्रेड क्रम्स। अच्छा, इसको ना देयर इज 2 टाइप्स, लाइक आप 2 वेरिएशन से बना सकते हैं। एक आप एग वॉश में डिप करके डायरेक्ट आप ब्रेड क्रम्स में डाल दें, या यू कैन मेक अ वेट बैटर जो कि मैदे से बनता है। उसके अंदर आप सीजनिंग डालें, गार्लिक पाउडर हो गया, अनियन पाउडर हो गया, पेपरिका और सॉल्ट डाल के ब्लैक पेपर के साथ उसके वेट बैटर बना के ना इसको डिप करें। डिप करने के बाद इसको कॉर्नफ्लोर में फ्रीज़ कर लें थोड़ा सा, ताकि वो वेट बैटर होगा वो
रनी हो जाएगा, गिरने लग जाएगा। थोड़ा सा फ्रीज करने के बाद फिर उसको डीप फ्राई कर लें तो ये अच्छा क्रंची सा बन जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप इसके साथ ज़रा शुरुआत करें। इसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं आके देखती हूँ, फिर इस पर मज़ीद बात होगी। लेकिन आज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट है वो हमारे साथ होगी ऑनलाइन, क्योंकि हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। दे आर इन लाहौर, और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में मुकीम है या फिर पाकिस्तान से बाहर है, ये एक वजह फ़ख्र है। इट इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं शौकत खानम हॉस्पिटल की, जो पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल था। आज हम यकीनन हर साल हम कोशिश करते हैं कि इन हर एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को आपके सामने लेके आएँ जिनको अगर आप मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उसके लाखों हज़ारों बेनिफिशरीज़ होंगे, हज़ारों ख़ानदान इससे बेनिफिट उठाएंगे। शौकत खानम अस्पताल ने जब अपनी बुनियाद डाली तो यकीनन एक ऐसा आगाज़ किया जो लोग मेरे ख़्याल में उसके बारे में गुमान ही करते थे कि क्या पाकिस्तान में एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल हो सकता है। लाहौर में इसको बड़ी कामयाबी से इसको लॉन्च किया गया, दिहाइयों से ये वहाँ पे चल रहा है। एंड इट इज़ नोन एज सम ऑफ द बेस्ट। आपको कैंसर का जदीद तरीन, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इंटीग्रेटेड इलाज वहाँ पर मिलता है। अगर आप अनफॉर्चुनेटली कैंसर का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते तो भी आपके पास मज़ीद आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। देयर इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल एज़ वेल। हाल ही में हमने देखा कि पेशावर और अब इन्होंने बुनियाद रखी है कराची के अस्पताल की, जिसमें आपने और मैंने साथ देना है ताकि कैंसर के ख़िलाफ़ ये जो हमारी बैटल है इसको हम जीत सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि CEO हैं शौकत खानम मेमोरियल के। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मैं देख सकती हूँ शौकत खानम इज़ मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी आउटरीच, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो। आप फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम हॉस्पिटल को अपनी तरफ मुतवज्जे किए हैं। लेकिन व्हाट आई रियली वांट टू फोकस टुडे ऑन इज़ कि नाउ वी कॉल इट द शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि कुछ आदाद व शुमार, जो डेटा, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है पाकिस्तान में कैंसर के हवाले से, आप कुछ हमारे व्यूअर्स को अगर बताना चाहें। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आपके कलमात की, आपके इंट्रोडक्शन का बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी काइंड। सच बात तो ये है कि कैंसर के अदाद व शुमार जो हैं शौकत खानम बनने से पहले एक तखमीना ही होता था, बिल्कुल अंदाज़ा था। लेकिन अस्पताल बनने के बाद चूँकि कैंसर के ऊपर, इसके अदाद व शुमार के ऊपर कुछ बेहतर फोकस आया, और फिर हमने अपने दीगर कैंसर के जो इदारे हैं मुल्क भर में, उनके साथ मिलकर एक रजिस्ट्री बनाई, तो हमारे पास कुछ बेहतर अदाद व शुमार अब हैं। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 1,80,000 या इसके लगभग नए कैंसर के केसेस हर साल पाकिस्तान में पैदा होते हैं। इनमें से दरियाफ्त कितने होते हैं, डायग्नोसिस तक कितने पहुंचते हैं, उनके बारे में तखमीना लगाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इन 2.25 लाख केसेस में से तकरीबन 50,000 के करीब केसेस जो हैं वो हमारे दरवाजे तक ज़रूर पहुँचते हैं, हमारे वॉक इन क्लिनिक से। तो ये इसकी ब्रॉड अदाद शुमार हैं। इसके अंदर जो बारीकियाँ हैं, अगर उसके बारे में आप बात करना चाहें या वक्त हुआ तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि हम अक्सर इस बात को कोट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इज़ ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन अगर मैं इंडिया की, भारत के नंबर्स की तरफ देखती हूँ तो वहाँ पे सर्विकल कैंसर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। एंड देयर इज़ अ नेशनल ड्राइव अगेंस्ट दैट एज़ वेल। भारत क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में और दुनिया की फार्मेसी करार दिया जाता है, दे हैव अ मेजर ड्राइव गोइंग ऑन, जहाँ पे प्रिवेंटिव सर्विकल कैंसर की वैक्सीन वहाँ की ख़वातीन के लिए अवेलेबल की गई है। हाउ डू वी कंपेयर ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स विद द रीजन? थैंक यू। आपने सोफिस्टिकेटेड सवाल पूछ लिया। जो पाकिस्तान में कैंसर की शरह है ख़वातीन में, उसमें हमारे यहाँ तकरीबन 50% के करीब उसमें से छाती का सरतान है, ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, ये वो फिगर है, ये वो परसेंटेज है जो हमारी इंडस्ट्रियलाइज मुल्कों से कुछ मिलती है। हमारे इर्द गिर्द के जो हमारे हमसाए हैं समेत इंडिया के समेत, इस तरफ ईरान, अफ़गानिस्तान, शिमाल में चीन, जनूब में खलीज के अक्रॉस अरबी ममालिक, इनमें से किसी में भी इस तरह की शरह नहीं है। हमारी जो ब्रेस्ट कैंसर की जो परसेंटेज है, ये इंडिया में जो उनकी वेस्टर्न रजिस्ट्रीज हैं, जैसे उनका जो पंजाब है, इंडियन पंजाब है, उसकी जो रजिस्ट्री है, उसके उनके यहाँ ब्रेस्ट कैंसर की शरह ज़्यादा है। तो या तो कोई एक रीजनल मामला है
या इसमें कोई जेनेटिक्स का ताल्लुक है और मुमकिन है कोई और चीज़ें भी हों। तो बाहर कैफ ये वाकई हमारे यहाँ ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज़्यादा। हाँ, अब सर्विक्स का कैंसर जी। जो बच्चादानी के मुंह का कैंसर होता है वो हमारे यहाँ बनिस्बत इंडिया के कम है। जी। इसकी गालिबन बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे यहाँ HPV की, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की मुमकिन है कि प्रेजेंस कुछ कम हो, उसकी मुमकिन है कि वजह सर्कमसिजन हो, लेकिन ये थोड़े से इस वक्त मफरूज़े हैं, इसके ऊपर बहुत मुस्तनद बात नहीं की जा सकती। सर्विक्स के कैंसर के बचाव के लिए एक वैक्सीन बिल्कुल आ चुकी है, वो वायरस को रोकती है, HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उससे बचाती है और आमतौर पे यंग बच्चियों को और अब बच्चों के लिए भी, यंग नौजवानों के लिए भी वो रिकमेंडेड है। और उससे फिर चूंकि वो वायरस नहीं आता तो वायरस से कैंसर नहीं बनता, तो इसकी शरह में कमी आ जाती है। इनफैक्ट मगरबी ममालिक में जिनमें पिछले 2 दहाइयों से, अब ये 1.5 दहाइयों से ये चल रही है वैक्सीन, वहाँ यंग औरतों में सर्विक्स का कैंसर जो है वो गिरना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। फैसल साहब, अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह का शुक्र है विद द एडवांसमेंट इन मेडिसिन एंड विद इंस्टीट्यूशंस लाइक शौकत खानम हॉस्पिटल, कैंसर इज़ नो लॉन्गर अ डेथ सेंटेंस। अगर इसकी अर्ली डिटेक्शन होती है, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, तो ना सिर्फ आप एक कैंसर फ्री ज़िंदगी का ख्वाब देख सकते हैं बल्कि एक बहुत ही फ़ाल भरपूर ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं यकीनन आपसे जानना चाहेंगे कि इस खार खैर में, इस इनिशिएटिव में, ख़ास तौर पे क्योंकि हमें इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द कराची का अस्पताल मुकम्मल करना है, वो कैसे हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल जी, हमारे जो 2 अस्पताल चल रहे हैं, लाहौर और पेशावर, ये तो फ़ाल हैं, और तीसरा इंशाल्लाह हमने कराची को फंक्शनल बनाना है, वो ज़ेर तामीर है। उसकी सिविल वर्क्स जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो चुका है, अब उसकी जो फिनिशिंग वाला पोर्शन है वो चल रहा है। तो इसको तकमील तक पहुंचाने के लिए और मौजूदा अस्पतालों को भी साथ साथ चलाने के लिए अपनी ज़कात, अतियात, डोनेशंस जिससे भी हों, जिस तरह से भी हों, छोटी तादाद, छोटी मिकदार हो, बड़ी मिकदार हो, ये आपकी अपनी बसात, आपकी टेस्ट के मुताबिक है, अपनी सिचुएशन के मुताबिक है। आप चेक दे सकते हैं, आप ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर जाएं तो उस पर तमाम जो तरीके हैं डोनेट करने के वो लिखे हुए हैं, और हम इसमें ट्रांसपेरेंट हैं। हम अपनी ज़कात को शरिया कंप्लायंस का सर्टिफिकेट भी उसके लिए रखते हैं, और समझते हैं कि हमारे जो डोनर्स हैं उनको हमारी पब्लिश्ड ऑनलाइन ऑडिट रिपोर्ट्स के ज़रिए भी तक़वियत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो हम जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट रेडी होती है, हम उसको वेबसाइट पर रखते हैं। पिछले 3 दहाइयों की रिपोर्ट्स ऑनलाइन मौजूद हैं। तो मैं इनकरेज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ इस सपोर्ट की, क्योंकि ये आखिरकार जैसे आपने शुरू में फरमाया, ये कौमी इदारा है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर फैसल, एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि रमज़ान है छोटी छोटी नेकियों को जमा करने का नाम, तो एक बिल्कुल ही आसान तरीका मैं इस वक्त चाहूँगी कि हम एक कॉल फॉर एक्शन अगर अपने तमाम व्यूअर्स को देख सकें। एक सिंपल टेक्स्ट जो तकरीबन 20 से 25 रुपए शौकत खानम हस्पताल को डोनेट करता है, अगर आप उसकी तफसीलात बता सकें कि एक सिंपल सा SMS करके भी आप आप हमारे व्यूअर्स हिस्सा डाल सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी रकूमात तो अपनी जगह, लेकिन ये 7770770 को अगर आप टेक्स्ट करें तो उससे भी हमें बराह रास्त पैसे आ जाते हैं। और ये इस कार खैर में शामिल होने का एक आसान तरीन तरीका है। ठीक है, उसकी रकम को बहुत बड़ी नहीं, लेकिन ये देखिए कतरा कतरा दरिया बनता है, तो इसमें शामिल होइए। और मैं आपको दावत देता हूँ कि अभी जब आपके हाथ में फ़ोन है, आजकल तकरीबन हर शख्स के पास फ़ोन है, 77770। Thank you so much, Dr. Faisal. It's a pleasure to have you on my show, and we definitely want to render all the support to this institution of excellence and impact. और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही कराची के हस्पताल का इफ्तिताह भी देखेंगे। आपकी आमद का, आपके पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर व्यूअर्स, आप जहाँ पे भी मौजूद हैं, अपना फ़ोन उठाइए, 77770 पे एक SMS भेजिए जिसके ज़रिए 20 रुपये की रकम, और ये सदका जारिया है, आप किसी की भी नियत से कर सकते हैं, काम की आसानी के लिए कर सकते हैं, रद्द बला के लिए कर सकते हैं, आफियत के लिए कर सकते हैं, अपने काम में खैर व बरकत के लिए कर सकते हैं। रहमतों का अशरा है। एक छोटी सी नेकी कमाने का सबसे आसान तरीका, फ़ोन उठाइए, 77770 पे एक SMS कीजिए और शौकत खानम हस्पताल की इस कार खैर में, इस कारवां में शामिल हो जाइए। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। अच्छा जी, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। आप कॉल भी कर सकते हैं, टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, इसमें आपके मुख्तलिफ सवालों का जवाब देंगे। संडे इज़ फैमिली टाइम, लेकिन साथ
साथ साथ रोज़ा और सेहत यानी सेहतमंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें इस फ़रीज़े को अंजाम देने का मौका दे, उसके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं, क्या हैक्स हो सकते हैं। गर्मी मैंने आपको जैसे बताया शदीद है, आने वाले दिनों में बारिशें भी एक्सपेक्टेड हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ज़ोर टूट जाता है। लेकिन इस वक्त अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप देखेंगे कि कई लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निदा शकील, जो कि एक कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निदा आपकी आमद का, हमारे साथ मौजूद होने का। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं आमना सरफराज, जो कि एक HR मैनेजर हैं। उनसे जानेंगे कि आज जो हम रिड्यूस्ड आवर्स की बात करते हैं, क्या इम्पैक्ट आता है इसका हमारे काम के ऊपर, हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और ख़ास तौर पे वर्क लाइफ बैलेंस का अक्सर जिक्र और इसकी इंटीग्रेशन की बात की जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का अलाइनमेंट ये बड़ा अहम है और इस पे हम आमना से बात करना चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आप सबके फेवरेट, हम सबके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हकीम शाह नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब कैसे हैं? रमज़ान मुबारक। जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? आप देखें वक्त कितना तेज़ी से गुजरता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रोज़ा है, पहला अशरा हमसे रुखसत होने को है। आपको महसूस हुआ कि वक्त बड़ी तेज़ी से जा रहा है? वक्त तेज़ी से जा रहा है, दूसरा मौसम भी बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, अभी तो इतनी गर्मी हो गई नहीं, है। ये लास्ट वीक का जो है वो अच्छा रहा आजकल है। पता अब चल रहा है। आने वाले दिनों में बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर। मुझे ये बताएं कि जो लोग बेचारे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको सुनने में आया कि गर्मी ज़्यादा लगती है, तो अब अगर रोज़े की हालत में हो, ये मौसम भी बदल गया, तो उनको क्या करना चाहिए? तो डायबिटिक पेशेंट को गर्मी भी बहुत फील होती है, हाथ पाँव भी जलते हैं उनके, जी। और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, सुस्ती काहली होती है। और तो उसको ठीक करने के लिए जिस तरीके से आप मशरूब बनाते हैं इफ्तार के टाइम में, तो आपने उस मशरूब के अंदर जो है, कोई सा भी मशरूब आप बना रहे हो, उसमें तुख्म बलंगा, इस्पगोल दाना और गोंद कतीरा, ये तीनों आधी आधी चाय वाली चम्मच एक गिलास के लिए काफ़ी है। मिला के थोड़ी देर के लिए रख लें, जब ये फूल जाए तो जब इफ्तार हो जाए आप उसको पिएं। आप देखें आपका काफ़ी हद तक जो है 70% जो है प्रॉब्लम्स इसी में हल हो जाएंगी। अच्छा हकीम जो साहब, हाथ पाँव इसके की अलावा जलन जो ये तो जलन की बात होगी, लेकिन जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते भी हैं, लेकिन पकौड़ों से, समोसों से, और आज देखें ना सिमरा तो अनियन रिंग्स भी बना रही हैं, तो हाथ तो रुकता ही नहीं है। हम क्या करें? देखिए उसके लिए ये है कि वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, हाँ। और कोशिश कीजिए कि आप घी की जगह कोई भी अच्छा वाला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें आप अपने लिए पकोड़े भी बना सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ एक म्याना रवि से खाएं। जिस तरह लास्ट एपिसोड में आपके साथ बैठ के कहा था कि आप हर चीज़ खाएं, अपने दिल में अरमान ना छोड़ें, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। अब अगर फिर दिल उसके ना बाद भरे तो थोड़ा नहीं, जैसे खाने से खजूर दिल भी ना खा भरे। लिया, साथ में आपने थोड़े से एक आध पकोड़ा, 2 पकोड़े खा लिए, एक समोसा खा लिया, काफ़ी है। थोड़ा फ्रूट खा लिया, काफ़ी है। आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के वापस आएं, प्रॉपर खाना खाएं। अच्छा, ऐसे ऑन अ सीरियस नोट लोगों ने कहा कि हम 12 साढ़े 12 घंटे का रोज़ा रखते हैं, और यकीनन इफ्तार से एन पहले तो आपकी भूख का ये आलम होता है, वो जो शिद्दत आप महसूस कर रहे होते हैं भूख और प्यास की, आपको बिल्कुल एहसास होने लगता है कि इस वक्त मैंने अल्लाह ताला से कुछ गिड़गिड़ा के मांगा तो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और डिस्कम्फर्ट में हूँ। लेकिन जैसे ही रोज़ा खुलता है, 10 मिनट के अंदर आपको ऐसा महसूस होता है आपने सैर होके खा लिया है, वो जो आपकी तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो गई। किसी ने कहा ये बड़ी अच्छी इंडिकेशन है ये दिखाने के लिए कि दुनिया की जितनी आसाइशें हैं, जितनी जिसको कहना चाहिए कि हमें जिसकी जस्तुजू रहती है जिन चीज़ों की, वो कितनी आर्जी और कितनी फ़ानी है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ कोलेस्ट्रॉल, निदा ये मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी, हाउ कैन वन कीप अ चेक ऑन द कोलेस्ट्रॉल, और मुझे फिर दोबारा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि HDL और LDL नंबर्स जब हाई होते हैं, विच वन इज़ गुड, व्हाट डू वी नीड टू बी कंसर्न्ड अगर दोनों नंबर्स ऊपर हैं? कोलेस्ट्रॉल का मतलब सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सही। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल होती है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, LDL होता है, HDL होता है। ट्राइग्लिसराइड्स और LDL जब बढ़ते हैं तो ये, और VLDL होता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं बॉडी में। दिस इज़ कॉल्ड हाई कोलेस्ट्रॉल, जो हम एक लेमैन टर्म में बोलते हैं। और HDL जो है हमारा ज़्यादा होना चाहिए, वो अच्छी बात है। हमारा हैप्पी या गुड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारा कम होता है और हम LDL और TGs बढ़ा देते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा देते हैं। और ये सारी चीज़ें जेनेटिक होती हैं। पहले तो एक एशियन पॉपुलेशन होने की वजह से हमारे जीन्स के अंदर है डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, ये अनफॉर्चुनेट है। दूसरा हमारे खाने और हमारी इनएक्टिविटी। मुझे बताएं कि कहा जाता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जिनकी ऑलरेडी डिस्पोजिशन है टू एंड अप गेटिंग अ फैटी लिवर।
फैटी लिवर हमें कैसे इफेक्ट करता है? इज दैट आल्सो अ साइन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल? यस, फैटी लिवर लोगों को अक्सर एक आम अल्ट्रासाउंड कराएंगे और फैटी लिवर निकल के आता है, फिर उसके पीछे एक पूरी कहानी खुलती है। वो कहानी क्या होती है? फैटी लिवर इज़ ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल्स, मे बी ड्यू टू डायबिटीज़, मे बी ड्यू टू हाइपरटेंशन, ठीक है, मे बी ड्यू टू एनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाता है ब्लड प्रेशर, मोटापा, जो पेट के हिस्से का मोटापा होता है, यानी वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर आपकी ज़्यादा हो, डायबिटीज़ अगर आपको हो, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है। और ये सब चीज़ें फैटी लिवर क्या करवाती हैं। सही। मुझे बताएं कि कई दफ़ा कुछ नंबर्स फ्लोट किए जाते हैं कि ख़वातीन के लिए मेरे ख्याल में 32 या 34 अगर आपकी उससे ज़्यादा वेस्ट है तो दैट मीन्स कि आपका मिडरिफ फैट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह मर्दों की अगर बात की जाए तो आई थिंक फॉर देम द लिमिट इज़ 36 पर। हाँ, 90 cm से। जी जी। तो ये वाकई एक अच्छा इंडिकेटर है? कैन बी एक्चुअली रिलाई ऑन इट? ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। वेस्ट हिप रेशो है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, इसके अलावा BMI है। सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं होता है। हम बहुत सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मरीज़ कितना प्रीडिस्पोज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, डायबिटीज़ के, फैटी लिवर के, और वैसे भी नज़र भी आ रहा होता है। अगर एक पेशेंट चलता हुआ आ रहा है आपके कमरे में और वो ओबीज़ है और वो सेंट्रली ओबीज़ है, मतलब पेट के हिस्से का वजन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसको फैटी लिवर होना ही होना है। ओके, 90% ये बड़ी chances क्लियर है। इंडिकेशंस हैं। लेकिन बहरहाल अपने मॉलेज से आप जब भी रुजू करेंगे और वो आपको कोई भी मेडिसिन वगैरह इसके लिए प्रिस्क्राइब करे, उससे पहले आपने प्रॉपर्ली टेस्ट ज़रूर कराना है। अन्ना, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हमारी जो कॉलेज लाइफ होती है, जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, उसमें हमारी रूटीन इतनी ट्राइंग है कि मैंने देखा है कि आमतौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उस वक्त बड़े फिट होते हैं। दैट इज़ प्रॉबेबली देयर फिटेस्ट टाइम। यूर एन IBA ग्रेड योरसेल्फ, तो आप कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अमेरिका में कहा जाता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी जब जाते हैं और आप डॉर्म्स में रहते हैं तो 20 पाउंड्स तो आपका वज़न बड़ा ही बड़ा, क्योंकि घर से निकल के आप वहाँ गए, घर में जो थोड़ा बहुत भी हेल्दी खाते थे, पेरेंट्स की सुपरविजन में होते थे, वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में आपकी कॉलेज लाइफ में आपका वज़न बढ़ा था या उस वक्त यू वर योर फिटेस्ट? I was actually my fittest back then, because होता यही है कि when you go to college, because it's my personal experience, you are very, at that point in time, at that point in age, you're very conscious of how you look to others as well. Exactly. So I remember I wasn't like very overweight even back then. उस वक्त भी ऐसा नहीं था, लेकिन going to IBA, when I joined IBA, not just myself, I saw my overall class average weight go down. Weight भी, and then overall, and then it's बेबी फैट जो होता है ना, वो सारे बच्चे निकल के आते हैं A लेवल से, उसमें उस वक्त भी बचपना होता है, वो सारे चिजल्ड हो जाते हैं, ग्रूम्ड हो जाते हैं, फिर उनको अपनी प्रेजेंटेशन से पहले भी अपने आउटलुक का बड़ा ख्याल होता है। निदा, आप मुझे बताएं, लेकिन उस वक्त हम अपना जंक फूड पीक पे खा रहे होते हैं, लाइक वी आर लिविंग ऑन फ्रेंच फ्राइज एंड परहैप्स इंस्टेंट नूडल्स। इसके बावजूद हम लोग उस वक्त वजन नहीं बढ़ता, उस वक्त थोड़ा सा भी अगर आपने मुंह पे ताला लगा दिया तो वजन गिर भी जाता है। डज द मेटाबॉलिज्म एक्चुअली स्लो डाउन एज वी? मेटाबॉलिज्म स्लोअर डाउन विद एज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। उस वक्त तो आप भाग दौड़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कितनी दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहे होते यूजुअली हम कॉलेजेस में। कितनी दफ़ा आप ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, और घर पे भी आप जाके बैठते नहीं हैं। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता एज्ड होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ चेंज हो जाती हैं। मुझे लगता है हम सहल पसंद भी हो जाते हैं, या और मोबाइल सबसे और ज़्यादा। उस वक्त कम जंक खाने की एक वजह ये भी होती है क्योंकि जेब में इतने पैसे नहीं होते। स्टूडेंट लाइफ होती है ना, जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं, आपकी आधी तनख्वाह रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, गेट टुगेदर्स, कॉफ़ीज़। हकीम साहब, मुझे बताएं कि जैसी पहली नौकरी होती है, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, 5 साल जो पहले काम के हैं उसमें नई वार्डरोब ख़रीदी जाती है, ट्रैवल लोग करते हैं, बाहर जाके बहुत खाने वगैरह खाते हैं, जिन रेस्टोरेंट्स में पहले रसाई नहीं थी या अम्मी अब्बू इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं देते थे, वहाँ जाते हैं। सेविंग्स कोई भी नहीं करता। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल सही है। इसमें इतनी बाज़ लोग करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही राय होती है कि उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। सही। और अपने लिए अच्छी ड्रेसिंग लेना, और साथ में बाहर आउटिंग करना, रेस्टोरेंट जाना, और दोस्तों के साथ पार्टी करना, तो ये सारी चीज़ें साथ में चल रही आप बताएं, आपके मशवरे में हफ्ते में कितनी दफ़ा, क्योंकि इस वक्त देखें अब पहला हफ्ता गुजर गया ना, तो आपने फैमिली की हो सकता है जो गेट टुगेदर्स हैं उसमें थोड़ा सा ठहराव आया है। अब लोग थोड़ा सा दोबारा रुजू करेंगे कि जी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर करनी है, ऑफिस की गेट टुगेदर करनी है, और ईटिंग आउट बहुत ज़्यादा होगी। कितनी दफ़ा हफ्ते में बाहर खाना मौजू है? महीने में एक बार। ओह नो, ये तो पूरे रमज़ान में एक इफ्तार बाहर कराएंगे। हाँ, महीने में एक बार आप कीजिए।
आप घर की चीज़ें खाइए, घर की चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी होती हैं। क्या बात बाहर की सब सस्ती चीज़ें होती think हैं बाहर जो थोड़ा सिर्फ सा- एक टेस्ट दे रही होती हैं आपको, और साथ में आपके साथ तकलीफ़ें भी घर भेज रही होती हैं। वैसे ये बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा एहतियात से खाएं। चटखारा, जैसे उन्होंने कहा कि किसी चीज़ को ऐसा ना हो कि आपका दिल ललचा रहा हो और आप बिल्कुल अपने आप को रोक रहे हों, बट मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग हेल्दी एंड हर चीज़ आप एक तनासुब के साथ करें। अच्छा जी, हमें अब ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निदा, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आमना, यू वर हियर एज वेल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। हमारे नए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी डॉक्टर वजीहा हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और खुशियाँ नसीब करे। हाल ही में इनकी शादी हुई है, बहुत मुबारक हो हमारी Thank you so तरफ से। much, और thank अब you. रवानगी इसके बाद इंशाल्लाह ताला हज हज का के इरादा लिए, भी है। जी, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तमाम चीज़ें आपके लिए आसान करे। थैंक यू सो आमीन। मच Thank you so वजीहा, much. वक्त Thank you for निकालने के लिए। inviting और ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अ पर्सन हु इज़ कमिटेड टू एक्सेलेंस। मैं इनको जब देखती हूँ, ना सिर्फ इनके ही इज़ लाइक दिस एनर्जाइजर पर्सन। ये जहाँ मौजूद होते हैं दूसरे लोगों को भी एक पॉजिटिव वाइब देते हैं। अगर किसी ने किसी अच्छे आइडिया पे कोई बैठा हुआ है और उसके बारे में सिर्फ सोच रहा है, तो ये उसको धक्का दे के कहते हैं कि बस अब अपने आगे से खुद ही हट जाओ, अपने रास्ते का खुद पत्थर बने हुए हो, रुकावट बने हुए हो, प्लीज़ गो डू समथिंग। हमारे साथ मौजूद हैं समद अब्बास। कैसे हो समद? मैं भी great, आप कैसे थैंक यू हैं? सो मच फॉर ब्रिंगिंग Pleasure. मेकिंग टाइम ऑन अ संडे फॉर अस। Thank you so much. एंड हमारे बहुत ही प्यारे भाई, इनसे हमेशा बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमारी बहुत सारी उलझनें या जहन में कोई सवाल है दिन के मुतालिक, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुतालिक, तो हमारी रहनुमाई करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपकी भी आमद का। सबसे पहले आज का जो हमारा मौजू है उसके बारे में आपको बताती चलूँ कि वैसे तो शैतान पे बंदिश है। अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाज़े हमारे लिए खोल दिए हैं, दोज़ख के दरवाज़े, अगर हदीस मुबारका का यहाँ पे मैं रेफरेंस दे रही हूँ, कहा जाता है कि बंद कर दिए जाते हैं। रोज़ाना लाखों करोड़ों की तादाद में अल्लाह ताला लोगों को, गुनाहगार लोगों के गुनाह माफ़ करता है, उनको आफ़ियत से नवाजता है। और अल्लाह ताला करे कि हमारा नाम भी उन्हीं में शुमार किया जाए और हम रमज़ान की बरकतों को समेट सकें। लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कई लोगों का ख्याल है कि फ़ितरी अमल है। इट इज़ वन ऑफ द इमोशंस दैट वी ऑल एक्सपीरियंस। इस पे काबू रखना कितना मुमकिन है, कितना नहीं, इस पे ज़रा बात करेंगे। किसी ने बड़ी अच्छी बात इस रमज़ान मुझसे शेयर की कि अगर आपको गुस्सा आ रहा हो, बहुत शदीद गुस्सा आ रहा हो, आपका दिल चाह रहा हो, तिल मिला रहे हो और आपको ये जवाब देना है, उस लम्हे अगर आप खामोश हो जाएं और उस लम्हे अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करें, तो बहुत सारी रिवायतों में पाया जाता है क्योंकि आपने शैतान को डायरेक्ट मात दी है उस वक्त और आपने अपने नफ्स पे काबू किया है, तो वो दुआ की कबूलियत का भी वक्त होता है। वजी, अब पहला सवाल आपसे ही करेंगे, गुस्सा फ़ितरी है? गुस्सा सप्रेस करने के नुकसानात क्या हैं? जब लोग कहते हैं बर्दाश्त को बढ़ाओ, गुस्सा ना करो, तो उनका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो लोग ये कहते हैं कि गुस्सा जो है वो फ़ितरी अमल नहीं है, गुस्सा एक फ़ितरी अमल है, आपका इंस्टिंक्ट है। बेशक आप इसको शैतान के ऊपर डालें या आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसको ब्लेम कर दें, बट एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन कुदरत ने गुस्सा आपके अंदर इसलिए रखा है कि आप अगर पिछले ज़मानों से देखें कि अगर कोई आपका हक़ सल्ब कर रहा है या आपका कोई राइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने आपको एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट के तौर पे दिया है कि जहाँ आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ या आपकी हक तलफी हो रही है, तो आप वहाँ आवाज़ उठाएं। दैट्स वाई गुस्सा इज़ अ फितरी अमल एंड दैट्स वाई इट इज़ देयर। लेकिन वजिया, अगर इस तरह ही अंडरस्टैंड हम कर रहे हैं इसको कि जी अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है, हक तलफी हो रही है, तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन इसका फिर डायरेक्ट ताल्लुक मेरे सेल्फ़ इमेज से है। अगर तो मेरा सेल्फ़ इमेज एक बहुत एग्जैजरेटेड है, अगर मैं अपने आप को दुनिया में सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझता हूँ, मुझे लगता है दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, तब तो मुझे किसी चीज़ पे भी गुस्सा आ सकता है। अच्छा, वो एक अलग डायमेंशन ये है कि आप एक रियलिस्टिक इमेज नहीं रख रहे, क्योंकि देखें हर इंसान को ना सिर्फ सेल्फ इंपॉर्टेंस का पता होता है, ये नहीं पता होता कि उसकी इमेज डेवलपमेंट के लिए अदर्स इंपॉर्टेंस या अदर्स रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और डेफिनेटली दैट्स द बेसिक कंपोनेंट, लेकिन अदर्स रिस्पेक्ट का क्या? और जब भी कभी आप सोशल डायनामिक्स की बात करते हैं, आप एक सोशल बीइंग हैं, तो जहाँ आपको अपने हक का पता है, अपने फ़र्ज़ का ही पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो लोग गुस्सा करते हैं वो शायद अपने हकूक़ सिर्फ याद रखते हैं, अपने फ़राइज़ नहीं याद रखते, लेकिन एक फ़ितरी अमल है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज करें, लेकिन उसके बहुत एडिक्वेट और बहुत सलीके के तरीके हैं कि आप जो है वो गुस्से का इजहार किस तरह से करें। अच्छा, और उसमें फिर तहजीब होनी चाहिए, यानी गुस्से में बिल्कुल आपे से बाहर ना हो जाए। आमना, आप क्या कहेंगी? ये जो लोगों को दायरा कार है, ये ऑफिसर्स में पता होता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि रमज़ान में
बिकॉज भूख प्यास को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो वो जो बर्दाश्त का पैमाना है वो ज़रा जल्दी लबरेज हो जाता है। बिल्कुल पीपल गेट इनटू फाइट्स, इनटू आर्ग्यूमेंट्स, रोड रेज बड़ा कॉमन हो जाता है आम दिनों में। जिस चीज़ पे यानी उल्टा हो रहा है, जिन चीज़ों को हम दरगुजर कर देते हैं वो भी हमें बहुत चुभ रही हैं रमज़ान में। बिल्कुल, व्हाट डज दैट डू इन द वर्क प्लेसेस? So what I feel is कि वर्क प्लेस पे ना, सो अगेन जैसे आई कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट शी सेड कि गुस्सा आना, हैप्पीनेस फील करना, मोहब्बत फील करना, ये सब इंस्टिंक्ट्स हैं और ये आप एक्सपीरियंस करते हैं, बट हाउ यू रिएक्ट ऑन देम दैट इज़ कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल। और यही चीज़ एक इंसान को दूसरे इंसान से फ़र्क करती है। फॉर एग्जांपल गुस्सा आया मुझे और मेरा गुस्से पे काबू नहीं है और मैंने चीज़ें उठा के फेंकनी शुरू कर दी, उसी तरीके से मुझे किसी से मोहब्बत हो गई और मैंने उससे मतलब उसका इजहार मैंने बहुत उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, या एक्सट्रीम एक बहुत एक्सट्रीम तरीके से वालेहाना अंदाज। एब्सोल्युटली। सो हाउ यू रिस्पॉन्ड, वी एक्सपीरियंस ऑल इमोशंस, हमारी इंस्टिंक्ट है, बट उस पर हम उसको इजहार कैसे करते हैं उसमें फ़र्क होता है। उसमें दैट इज़ व्हाट यू आर रेफरिंग टू इज आल्सो इमोशनल रेगुलेशन। समझ ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी। माशाल्लाह आपकी एक ज़बरदस्त सीरीज़ अभी नजहुल बलागा से रिलेटेड चल रही है। क्या एडवाइस देते हैं इमाम अली हमें इमोशनल रेगुलेशन के हवाले से? इंसान है, फितरी अमल है, जज्बाती भी होगा, जज्बात की कभी पीक होती है, गुस्से पे, हाई पीक इमोशन पे कंट्रोल कैसे मेंटेन किया जाए? हमने ना वर्ड पेशेंस बहुत हम यूज़ करते हैं, सब्र करें भाई, बहुत के एडवांटेजेस हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड वर्क्स ऑन रीजंस। मुझे बहुत गुस्सा आता है बहुत सी जगहों पर, बट आई लव दिस कोट बाय इमाम अली। वो कहते हैं सब्र वो सवारी है जिसके सवार कभी गिरा नहीं करते, ना ही किसी के कदमों में, ना ही किसी की नज़रों में। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने ट्रिगर किया और वो चाह रहा है कि मैं रिएक्ट करूं, लेकिन अगर मैं सब्र कर रहा हूं ना और मैं ये सोच रहा हूँ, शैतान दिल में ख्याल लाता है कि आप इसकी नज़रों में गिर गए, आप उसकी नज़रों में गिर गए, वो आपको वीक तसव्वुर करे, आपका तो आपकी इमेज छोटी हो गई। लेकिन हज़रत अली दोबारा क्या कह रहे हैं, मैं रिपीट करूँगा, सब्र वो सवारी है जिसके सवार कभी गिरा नहीं करते, ना ही किसी की नज़रों में, ना ही किसी के कदमों में। यानी आप कोई बात समझनी पड़ेगी कि सब्र की सिग्निफिकेंस क्या है। यानी सब्र जिसने किया है, अच्छा सब्र का भी एक लिमिट होना चाहिए। अब ये भी इमाम अली ये भी नहीं कहना चाह रहे जुमले के अंदर कि आप बिल्कुल ही सब्र करते रहें। कुछ जगहों पर इमाम अली ने भी रिएक्ट किया है लाइफ में। फॉर एग्जांपल जंग खंदक पे जब अम्र इब्न अब्दवत ने उनके ऊपर स्पिट किया, तो उन्होंने उस वक्त फ़ौरन स्वॉर्ड नहीं निकाली, उन्होंने कहा ये मेरी पर्सनल ग्रजेस हो जाएगी। वो आगे गए, वेट किया, उसके बाद आके इतना इंसाफ का पैमाना, इतनी क्लैरिटी, इतनी माइंडफुलनेस कि उस लम्हे भी ये महसूस कर लिया कि अब जो मेरी रिटेलिएशन होगी वो मेरे अपने एंगर पे होगी। इट इज़ नॉट फॉर अल्लाह, लेकिन जिहाद इज़ फॉर अल्लाह। मैं ग़ज़वात में जो मेरा किरदार है वो अल्लाह के लिए लड़ाई करना है। ये बड़ी खूबसूरत आपने मिसाल यहाँ पे दी है। आमिर भाई आप क्या कहेंगे? हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को देखते हैं तो कहा जाता है गुस्से में या बरहम अगर आप किसी बात पे हों तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाया करता था, लेकिन आप उस वक्त खामोशी इख्तियार करते थे। क्या सीख मिलती है इससे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई है गुस्से के हवाले से, इसके फितरी होने के हवाले से और इसके इमोशंस के इजहार के हवाले से। और भाई ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक अमल भी और आपका किरदार भी और आपकी तालीम भी शेयर की। देखिए गुस्सा यकीनी तौर पर फितरी एक जज्बा है और यहाँ चारों तरफ नफ्सियात दान बैठे हैं माशाल्लाह। मैं तालिब इल्म हूँ नफ्सियात का, और कहा जाता है कि इंसान के अंदर उसके दिमाग में 16 केमिकल्स होते हैं जिनके रिएक्शंस की वजह से कुछ इमोशंस, जज्बात हमारे अंदर नमो पाते हैं और वो बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। और 12 मिनट का एक टाइम होता है, उन 12 मिनट में अगर आप उसको मैनेज कर लें तो वो गुस्सा हो या वो मोहब्बत हो। जिन्होंने बहन ने मोहब्बत वाला जो स्टाइल इजहार किया ना, मोहब्बत भी अगर हद से बढ़ जाए तो वो एक अदाब बन जाती है, ऑब्सेशन हो जाती है यकीनी तौर पर। और इसीलिए शायद इकबाल ने कहा था कि इश्क कहते हैं जिसे खलल है दिमाग का, तो वो फिर दिमाग का खलल बन जाता है और वो इंसान उससे बेदार हो जाता है। तो मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए, इसी तरह गुस्सा भी बाद मकामात पर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो ये नुकसानदेह होता है। इससे नस्लें तबाह हो जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, इंसान की अपनी जो शख्सियत है वो बर्बाद हो जाती है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता तो सहाबा कराम पहचान जाते, जैसा कि आपने फरमाया कि उनका चेहरा तमतमा उठता और गुस्से से सुर्ख हो जाता और सहाबा सहम जाते, लेकिन आप अपनी ज़बान से कभी कुछ ना फरमाते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके खिदमत में रहे 10 साल और बच्चे थे, वो फरमाते हैं 10 साल मैंने हुजूर की खिदमत में गुजारे, लेकिन इन 10 सालों में कभी आपने मुझे ओए कह के मुखातिब नहीं किया, कभी किसी बात पे बरहम नहीं हुए। आपके कोई काम मुझे कहते और वो काम करने के लिए मैं जाता, और बच्चा था खेल कूद में लग जाता, कहीं कोई लोग खेल रहे होते उनके साथ बैठकर देखने लग जाता। हुजूर मुझे ढूंढते हुए आते और पीछे आकर मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहते बेटा हमने तुम्हें किसी काम से भेजा था, बस इतनी सी बात। तो ये जो कैफियत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर करीम की बहुत ही ख़ास ज़ौजा मोहतरमा थी।
और जज्बाती भी थी, जो कि कम उम्र थी। और मैं समझता हूँ कि उनसे जो अल्लाह ताला ने रिश्ता कराया उसकी एक हिकमत भी यही थी कि बाकी जितनी भी अज़वाज मुताहरात थी वो सब सोबर थी, बड़ी उम्र की थी। तो वो सवाल करते हुए झिझकती थी कि ये हुजूर करीम है, सवाल करने में बेअदबी ना हो जाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नौजवान थी, बेबाक थी, तो सवाल करने में भी बिल्कुल हिचकिचाती नहीं थी कि या रसूलल्लाह आपने तो ये कहा था, अब तो आप ये कह रहे हैं। तो इससे उम्मत को एक दीन मिला, सबक मिला और इल्म मिला। तो आधा दीन उम्मत को आयशा के ज़रिए मिला। तो एक बार आपका यानी तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया, और किसी ने कहा है ना कि माँ जो है वो अपने जालिम गुनहगार बेटे को भी गले लगा लेती है, और बीवी अंबिया की भी हो तो शिकवे तो यकीनन करती ही है, तो बीवी तो बीवी होती है। तो कुछ तकरार ऐसी हुई कि आवाज़ हुजूर करीम की आवाज़ से ऊंची हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनके वालिद थे, हज़रत आयशा के तशरीफ़ लाए और करीब था कि वो हाथ उठा देते उन पर सरजरिश करने के लिए कि तुम हुजूर पर, जिन पर मेरे माँ बाप नस्लें कुर्बान हो जाएं। हुजूर दरमियान में आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में बाहर चले गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कहो कैसा बचाया। और हज़रत आयशा आपके गले लग गई कि या रसूलल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे माजरत चाहिए। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया लईस शदीद बिस्सुरआ, पहलवान ताकतवर बहादुर वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे। अब पछाड़ना किसी तरह अनोखी के अंदाज में पछाड़ना हो सकता है, और अपनी ज़बान से कुव्वत इज़हार से पछाड़ना भी हो सकता है, लाजवाब कर दे या लाजवाब कोई कर सख्त दे। बात कर दे। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, बहादुर वो है जिसे जब गुस्सा आए तो अपने नफ्स पर काबू पा ले। तो वही मर्द मैदान है जिसे तहम्मुल आ जाए, चाहे वो पैसा कमाने की जस्तजू हो, चाहे वो दुनिया कमाने की जस्तजू हो, चाहे दीन कमाने की जस्तजू हो। एतदाल असल में इंसानी नफ्सियात का वो बेहतरीन और बुनियादी जौहर है जो इंसान को हैवानों से मुमताज़ कर देता है। और जो शख्स इस तरह का अपने ऊपर कंट्रोल ना रख सके, जो अपने आप को इमोशनली रेगुलेट ना कर पा रहा हो और उसमें ब्लेम करे, आमतौर पे आप देखेंगे कि जो लोग इस तरह एक्सप्लोड होते हैं वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, वो हालात को, वाक़यात को या अगले बंदे के किरदार को इसके अंदर घसीट के लेकर आते हैं। मैं एक जुमला आपकी इजाज़त से कहूँगा इसी हवाले से। देखिए, हमारा हाल ये है कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथों में दिया हुआ है, हालात के हाथों में दिया हुआ है। हालांकि अल्लाह ने हमें हमारे आज़ा का, हवास का हमारे हवाले किए, तो हम उनके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। जहाँ आपने रोज़े की बात की थी, जब रोज़े में हम खाना पीना छोड़ सकते हैं, आराम छोड़ सकते हैं, तो अपने गुस्से पर भी काबू कर सकते हैं। और हदीस शरीफ में आता है कि जब तुम्हारा झगड़ा हो जाए तो तुम ये कह कर झगड़े से एराज करो, इग्नोर करो झगड़े को कि इन्नी साइमुन, भाई मेरा रोज़ा है, मैं नहीं लड़ सकता। और आज हमारा हाल क्या है कि हम लड़ते इसलिए हैं कि हमारा रोज़ा है, तुम्हें पता नहीं मेरा रोज़ा है। आमिर भाई, ये बहुत प्यारी बात आपने की है और बिल्कुल फ़ी ज़बाना ये सच्ची बात है कि हम और ज़िच हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई इसने रोज़े में मुझे छेड़ा कैसे, बजाय इसके कि हम उसको अपनी बर्दाश्त का पैमाना बनाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद ये बात करेंगे कि अगर आप अपने गुस्से पे काबू ना पा रहे हों तो हमारे पास माशाल्लाह 4 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके पास अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट से वो आपको इसके हवाले से गाइड कर सकते हैं। तो स्टे विद अस, टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और यकीनन आपका हमारा साथ रहेगा 3 बजे तक। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले ज़रा सिमरा को देख लो, इसने प्यारी सी प्लेटिंग कर चुकी हैं, बर्गर्स तैयार हैं और ये लोडेड बर्गर्स हैं जी, जिसके अंदर अनियन रिंग्स भी मौजूद हैं। गोरमे बर्गर बोल रहे हैं आप, लोडेड लग रहे हैं भाई, ये तो लोडेड लग रहे हैं, इसको हम लोडेड ही बोलेंगे। जिसके साथ आपका ये इज दिस हनी मेयो या, और ये देखिए जी स्मूदी भी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर व्हाट यू नीड इज योगर्ट, मिल्क एंड गुलबहार। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। आपको पता है मरहबा गुलबहार कैसे बनता है? यार बता दो, आज बता ही दो। फलों, फूलों और खालिश जड़ी बूटियों की अतियात से तैयार होता है हमारा। अतियात से आज फूल भी अतिया देखे जा रहे हैं हमारी बहन की उर्दू। वैसे मैं एक बात बताऊँ, यहाँ जो आता है ना उसको इस किचन की बरकत से उसकी उर्दू बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने तुम्हें कहा, ये जो है ना अनियन रिंग्स को उर्दू में क्या कहेंगे, जल्दी बताएं आप लोग। प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े, वेरी गुड। देखा, इतनी देर से पहले हम जो है लगे हुए थे, नहीं ऐसा नहीं ऐसे होगा, अब ये अंग्रेजी प्याज के पकौड़े हैं। अच्छा, इसमें फ्राइज भी डल गई, कोल्स्लॉ बन गया। कोल्स्लॉ को क्या कहेंगे उर्दू में? नो आइडिया। हाँ, बहुत बुरी गोभी की सलाद। गोभी की सलाद, गोभी गाजर की सलाद। गोभी गाजर की सलाद। अच्छा जी, आप जल्दी से हमें बताएं कि ये जो बर्गर पैटीज़ हैं इसमें क्या क्या डला? इसके अंदर हमने अनियन चॉप करके डाली है, गार्लिक चॉप करके डाली है, सॉल्ट,
पेपरिका, ब्लैक पेपर और साथ में मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा डाला है। और प्री इफ्तार है हमारा, प्री इफ्तार सेगमेंट है, तो हम इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब आपको बनाना है आप निकालें और इसको पका लें। बिल्कुल सही। अच्छा सिमरन, जल्दी से ये बताओ कि आमतौर पे हमारे जैसे चपली कबाब होते हैं, कई लोग बेचारे बर्गर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बर्गर पैटी है ना उसमें बड़ा देसी सा फ्लेवर आ जाता है। तो मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं और किस चीज़ को नहीं डालना है आपने? देसी फ्लेवर इसलिए आ जाता है जो हम लोग ज़ीरा, कुटी मिर्च, काली मिर्च सब पकड़ के डाल देते हैं। तो ऐसा ना करें, इसमें बहुत मिनिमम से स्पाइसेस डलते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वो डालें। और साथ में ना इसकी बाइंडिंग में भी बड़ा मसला आता है। ठीक है। तो यू कैन ऐड ब्रेड क्रम एज वेल, ताकि आप लोग की बाइंडिंग में मसला हो, पानी ना हो आपके कीमे, वरना वो लाजमी बिखर जाएंगे और उसके बाद थोड़े से रबड़ी सा भी उसका टेक्सचर हो जाता है। अच्छा जी, मुझे ये बताया जा रहा है नेल्सन पेंट की तरफ से आपके लिए है एक ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन। अगर हो सके तो वॉशिंग मशीन दिखाएं। सिमरा, वॉशिंग मशीन जीतनी है? यस, ठीक है। सवाल करूंगी, सवाल का जवाब दोगी, जो सवाल का सही जवाब देगा उसको मिलेगी ये वॉशिंग मशीन। मुझे बताया जा रहा है टेलीफोन लाइन पे कोई है इस वक्त जिससे हम बात कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं? अच्छा नहीं, थोड़ी देर में आएगा। ये आपके सामने है जी, नेल्सन पेंट ने आपको ज़बरदस्त, क्योंकि ये बात करते हैं रंग ज़िंदगी के हैं, लेकिन अगर ये रंग कपड़ों पे लग जाएं या फिर कपड़ों के रंग उड़ जाएं तो फिर घर में काफ़ी भौचाल आ जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ये वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें अगर आपके साथ कोई हादसा हो भी जाए, सो दैट इट इज़ एबल टू टेक इट अवे। सो नेल्सन पेंट्स की तरफ से है ये वॉशिंग मशीन। कोई कॉलर आता है तो उससे सवाल करेंगे, सवाल का सही जवाब दिया तो वो विनर करार पाएंगे इस वॉशिंग मशीन के। अच्छा जी, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अलामा ज़ुहैर आबदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई आपकी आमद का। आपसे मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती क्योंकि आज का टॉपिक भी गुस्सा है। तो हमने कहा कि आपसे इस बारे में बात की जाए। मुझे बताएं कि अभी बड़ी प्यारी बात समद ने यहाँ पे इमाम अली का एक कॉल हमसे शेयर किया जिसके अंदर सब्र की तलकीन की गई कि सब्र एक ऐसी सवारी है जिसका सवार ना कभी किसी की नज़रों में गिरता है, ना दुनिया के सामने शर्मिंदा होता है। तो मुझे बताएं, सब्र इतना अहम है तो इसको याद कैसे रखें जब हम गुस्से की हालत में हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र की तो बड़ी अहमियत आई है और कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने सब्र करने वालों को, जन्नत में जाने वालों से पूछा तो उनकी एक खूबी जो थी वो सब्र करना थी कि सब्र के बदले में मिला। याद करने का असल में ये है कि थोड़ा सा तो हमारे कुछ माशरती मसाइल भी हमारे गुस्से का सबब बनते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी लोगों का होता है, लेकिन इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। एक तो ये कि आप एक गिलास पानी पी लें घूट घूट करके, ठीक है। दूसरे ये कि आप जिस जगह खड़े हैं वो जगह छोड़ दें, वो पोजीशन छोड़ दें। सही। 2 मिनट मतलब आप यहाँ खड़े, गुस्सा आया आपका, यानी डिले कर दें रिस्पॉन्स डिले को कर दें किसी तरह। रिस्पॉन्स। बिल्कुल जैसे सही। आप डिले करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो एक उबाल है वो नीचे आ जाएगा और वो रिएक्शन नहीं होगा जो मज़ीद तनाज़े का सबब बन सके या मज़ीद ख़राबी का सबब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। समझ, अगर ये सवाल आपके पास लेके आऊँ कि आम तौर पे हमें गुस्सा अपने से कमज़ोर पे ही आता है, हमसे जो ज़्यादा ताकतवर है वहाँ हमें ये सब बातें याद रहती हैं कि गुस्से को पी जाना है, तहम्मुल का इजहार करना है, स्ट्रेटीजिक रहना है, डिप्लोमेटिक रहना है। लेकिन अगर कोई हमसे कमज़ोर है वहाँ हम आपे से बाहर क्यों हो जाते हैं? उसकी बुनियादी वजह है कि हमने ये अंडरस्टैंड नहीं किया कि हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आई लव दिस फ्रेज बाय इमाम अली, मैं भी दिमाग में दोहरा रहा था कि इंसान जिस चीज़ को नहीं जानता ना वो उसी का दुश्मन बन जाता है। यानी प्रॉब्लम ये कि हम कमज़ोर की सिग्निफिकेंस को नहीं समझ रहे। मिसाल दूँ आपको, आई लव दिस फ्रेज, समबडी आस्क्ड इमाम हसन के आसमान और ज़मीन का फासला क्या है। उन्होंने कहा मज़लूम की दुआ। वाह। मैं कमज़ोर से बहुत डरता हूँ सिद्रा। मैं बड़े लोगों के सामने गुस्सा करते हुए मुझे इतना बुरा नहीं लगता कि मैं किसी छोटे से, कोई पियून, कोई ऐसा बंदा जो आपकी टीम में काम कर रहा है और आपके अंडर काम कर रहा है, खुदा ना खास्ता अगर आपने उस पर जुल्म किया, उस पर गुस्सा किया और वो दुआ कर दे तो उसकी दुआ में ना आसमान और ज़मीन में कोई फासला नहीं होता। कमज़ोर है ना वो बेबस है, बेबस है। वो आपको उस नहज पे जाके आप इक्वल नहीं है ना, वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब कमज़ोर है ना, अब हम कमज़ोर की बात करते हैं, फ़कीर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा इंसान कमज़ोर से मुराद जो फ़कीर है। बड़ी मैंने कमाल एक रिवायत अभी रिसेंटली पढ़ी है ना, इट रियली क्लियर्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आज से 10 साल पहले सुनी थी एक प्रोग्राम के अंदर कि जन्नत के बाहर ना कुछ लोग पहुँचे तो जन्नत के रिजवान के उसने कहा कि भैया आप इतने पहले कहाँ पहुँच गए, अभी तो हशर में हिसाब किताब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपने मतलब आप शहीद हैं, आप अम्बिया हैं, आप औलिया हैं, क्या हैं? उन्हें कहा हम फ़कीर हैं, हम रोज़ मरते थे, रोज़ जीते थे, रोज़ ट्रायल फेस करते थे। तो मेरी कमज़ोर की डेफिनेशन ये कि वो इन कमज़ोर के साथ जुल्म कर रहा है या वो गुस्सा कर रहा है जिससे पता नहीं कि कमज़ोर के पास है क्या। उसके पास वो तलवार है दुआ की, उसके पास खुदा ने वो तोहफ़ा दिया कि अगर वो कलाम कर दे ना तो शायद आपकी ज़िंदगी ऊपर से नीचे ना अपसेट डाउन हो जाए। आई थिंक ये एक
एक खौफ खुदा के पहलू से तो हम याद रखें, लेकिन इंसानियत भी। आप जबर उसी पे करते हैं, गुस्सा उसी पे करते हैं, आपे से बाहर उसी शख्स पे होते हैं जहाँ आपको लगता है कि आपको पुश बैक नहीं मिलेगी। जहाँ आपको पुश बैक मिली, तभी थोड़ी देर पहले जैसे आमिर भाई ये कह रहे थे कि कई जगह गुस्सा करना, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना, किसी चीज़ पे कहना कि भाई ये मेरे बर्दाश्त की लिमिट है या इसके बियॉन्ड आपने बात नहीं करनी, वो अहम भी होता है। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कबीर अली बात कर रहा हूँ कराची से। कबीर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कबीर, मेरे पास नेल्सन पेंट्स की एक वॉशिंग मशीन मौजूद है, क्या आप इसको जीतना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं जीतना चाहेंगे। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो ये वॉशिंग मशीन आपकी होगी। सवाल मेरा ये है कि कुरान हकीम में 5 सूरतें, 5 सूरह ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह के वर्ड से शुरू होती हैं। आप 5 में से किसी 3 के नाम मुझे बता दीजिए। ऑप्शन इसमें कुछ मिल सकते हैं? नहीं, 5, देखो 5 ऑलरेडी सूरतें हैं और एक तो ऐसी उसकी सूरत है जो हम नमाज में पढ़ते ही हैं। आपने मुझे कोई 3 नाम ऐसे बता देने। हिंट्स में चलें आपको दे दूंगी, बताइए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह तो है ही। ठीक है, सूरह फातिहा हो गई, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एक आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समा। आप सूरह अनाम का जिक्र कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, सूरह अनाम है ये। चलें, 2 एक्सेप्ट कर लिए, तीसरा बताइए। और इसके लिए चलें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, एक ऐसी सूरह जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र का जिक्र किया है। हज़रत खिज़र का जिक्र किया है, आई थिंक सूरह कहफ भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपके तीनों जवाब दुरुस्त हैं। 5 सूरतें जो अल्हम्दुलिल्लाह के वर्ड से शुरू होती हैं, सूरह अल-फातिहा, अल-अनाम, अल-कहफ, अस-सबा और अल-फातिर, जिसमें से आपने 3 नाम बिल्कुल सही बताए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नेल्सन पेंट्स की तरफ से ये वॉशिंग मशीन, मेरी टीम आपकी तमाम डिटेल्स ले लेगी और फिर ये वॉशिंग मशीन आप तक पहुँचेगी। मैं मुफ्तियाने किराम से एक सवाल कर सकता हूँ? अच्छा, अब आप सवाल कर लें। हाँ चलें, आ जाएं। मेरा गुस्से के हवाले से सवाल है जी कि बेसिकली जैसे गुस्सा कुछ जगहों पे कहा गया है कि ऑब्वियसली गुस्सा हराम है जी। तो जैसे कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मजबूरी में हो, जैसे बीमारी में शराब के लिए कहा गया कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो कर सकते हैं, तो क्या गुस्सा भी कुछ जगहों पे, ऐसी जगहों पे कुछ जगह हलाल कहा गया है? अच्छा, कोई ऐसी इंस्टेंस आप खुद ही दे दीजिए जिसके बारे में आपको ये मुगालता है कि यार यहाँ पे गुस्सा करना बनता है या नहीं बनता। पूरी जल जाए वो गुस्से का मकाम नहीं है, समोसा ना मिले ये गुस्से का मकाम नहीं हो सकता। आपके जहन में कोई सिचुएशन है? अच्छा, कॉलर नहीं है। मुझे आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा जी मैं कह रही हूँ कबीर कि आपके जहन में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ आप समझते हैं कि गुस्सा करना जायज़ है, जो आपके सवाल को मजीद वजन देगा? गुस्सा तो देखें वैसे आता हमेशा नाजायज चीज पे ही है, जायज चीज पे तो नहीं आता। अच्छा, तो मेरा एक ये भी सवाल है कि इसको फिर हराम क्यों कहा जाता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इस पर मैं छोटा सा कमेंट वजिया का लेती हूँ, एक ब्रेक पे जाते हैं, फिर उलमाए कराम से भी हिदायत और रहनुमाई लेंगे इसके ऊपर। जी अच्छा, मैं ये कहती कि बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो हम ये कहते हैं कि गुस्सा हराम है लेकिन कुछ चीज़ों पे जायज़ है। तो मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने को मिलती है। मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं जी मुझसे किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं हंस के कहती हूँ कि बर्दाश्त करनी ही गलत चाहिए, सही बात है तो बात ही बर्दाश्त करनी चाहिए। जो आपके साथ अग्री कर रहा है तब एग्जैक्टली। तो ये परसेप्शन किसका है कि नाजायज़ बात पे आना चाहिए? नाजायज़ बात किसके रेफरेंस से आपको जो लग रही है या वो सिचुएशन ऐसी है? लेकिन बाज़ दफ़ा, बल्कि अक्सर औकात हम सिर्फ अपनी परसेप्शन के तहत चल रहे होते हैं, तो वो मुझे शायद लग रही होगी लेकिन बात शायद वो उतनी सूटेबल होगी, लेकिन चूंकि मेरे लिए वो काबिल कबूल नहीं है इसलिए मुझे लग रहा है कि उस पर गुस्सा जायज़ है। आपको लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी या हमारे ईगो का भी अमल दखल है? यानी अनापरस्ती है ना, हाँ। कि एक मर्द है या कोई शख्स है जिसका कोई भी रुतबा है, भाई है, वो बहन की किसी बात पर गुस्सा करे कि मैं भाई के होते हुए तुम ये बात कैसे कर सकती हो? एग्जैक्टली। और इसको वो रोल को रीइंफोर्स किया जाता है। जैसे अक्सर ख़वातीन हैं और माएँ हैं, कहती हैं कि जी मेरे बेटे का तो गुस्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पता कि आप उसकी एडेप्टेबिलिटी को, उसकी फंक्शनिंग को लिमिट कर रही हैं कह के, और आपने उसको ये बचपन से ही मैसेज दिया कि भाई इसके गुस्सा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो नहीं करना। आपने वो रीइंफोर्स कर दिया रोल। और इसमें सोसाइटी से ज़्यादा जो है ना वो आपके अपने ऊपर भी होता है कि लाइक आई नो कि अगर मुझे पता है कि मेरा गुस्सा मेरे ही लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, तो क्या मुझे ये सेंस है कि मैं उसको आइडेंटिफाई करूं कि मुझे कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है? लेकिन सोसाइटी उस करेक्शन को प्रमोट भी नहीं करती है। अगर तुमने अपना गुस्सा छोड़ा तो तुम्हारा रोब नहीं रहेगा, बीवी दब के नहीं रहेगी। लेकिन फिर इस रोब को कायम करने के चक्कर में हम देखते हैं कि अक्सर लोग ज़िंदगी में बिल्कुल
अकेले रह जाते हैं। जो लोग एंग्री यंग मैन कहलाते हैं वो फिर आगे जाके मुझे लगता है ग्लोनी ओल्ड मैन हो जाते हैं। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आमिर भाई, जिसको हम सारी ज़िंदगी उसका रोब बना रहे थे कि मेरे बेटे को तो बड़ा गुस्सा आता है, एंड में वो बेचारा अकेला होता है, उसकी बीवी उससे दूर, उसके बच्चे उसके करीब आना नहीं चाहते, तो ये तो बहुत बड़ी कीमत है जो अदा करनी पड़ती है। यकीनन रहनुमाई करें, अभी आप ब्रेक कहीं नहीं ले ब्रेक पे जा सकते, रहे हैं? नहीं अच्छा। जा रहे, उन्होंने ठीक मना है, कर दिया, बहुत उन्होंने अच्छी कहा बात है, बातें इतनी बहुत खूबसूरत अच्छी हो रही हैं, बात है, आगे बहुत अच्छी कंटिन्यू बात है। करें। आपने बहुत अच्छी बात की है कि रवैये तनहा कर देते हैं, और ये रवैये ही हैं जो गैरों को गर्विदा कर देते हैं। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वाक़या ऐसा पेश आया कि आप बाज़ार में तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपने देखा कि एक शख्स है जो अपने ग़ुलाम को मार रहा है। और ये बात याद रखने की कि उस वक्त जो ग़ुलाम होते थे वो आजकल के खादिम में नौकर नहीं होते थे, सर्वेंट नहीं होते थे या मातहत नहीं होते थे, बल्कि वो सर से लेकर पैर तक ख़रीदे हुए होते थे। सही। कोई नुकसान कर दिया, कोई बहुत बड़ा कारोबारी लॉस हुआ है, उसे मार रहा है भरे बाज़ार में। हुजूर तशरीफ़ लाए और पीछे से आवाज़ लगाई, या अब्दुल्ला। तो उसने समझा पता नहीं कौन आवाज़ लगा रहा है, तो जब उसने तवज्जो दी तो वो हुजूर करीम थे, तो कोड़ा उसके हाथ से गिर गया। आपने फरमाया कि अल्लाह तुम पर इससे ज़्यादा इख्तियार रखता है, तुम दिन भर में अल्लाह को कितना खुश करते हो और कितना नाराज़ करते हो, ये गुस्सा करने वाले सोचते नहीं हैं। अल्लाह गुस्सा आता कैसे है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने सख्ती से ताकीद फरमाई, अपने ग़ुलामों को मारो नहीं, अपने ग़ुलामों पर इतना बोझ न डालो जो उनसे उठाया ना जा सके। अगर इतना बोझ हो तो खुद भी उनके साथ ताउन करो, जो खुद खाओ उसी मयार का उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनो उसी मयार का उन्हें पहनाओ। फिर आपने एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कम ना अफ़ू अनिल खादिम, मैं दिन भर में अपने खादिम से कितनी बार दरगुजर करूँ, कितनी बार मुआफ़ करूँ, कब सरदनिश करूँ? आप फरमाते हैं फ़ी यौमिन 70 मर्रा, एक दिन में 70 मरतबा। अगर एक दिन में हम में से हर एक 70 मरतबा लोगों की गलतियों को इग्नोर करेगा, नज़रअंदाज करेगा, मुआफ़ करेगा, और दिल दिमाग में जज्बा ये होगा कि परवरदिगार मैं आपकी कितनी नाफरमानी करता हूँ, आप भी मुझसे दरगुजर कर दीजिए, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, तो गुस्सा आएगा ही नहीं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। आमिर भाई एक छोटा सा सवाल, जैसे हमारे कॉलर ने भी कहा कि फिर गुस्सा हराम क्यों है, गुस्से के ख़िलाफ़ यानी गुस्से को काबू में रखने की इतनी तलक़ीन की गई है, लेकिन अगर मैं रमज़ान मुबारक के हवाले से एक आपसे सवाल करूँ कि वो खातून खाना जिनको अपने शौहर की नाराज़गी या गुस्से का, बरहमी का रिस्क हो कि भाई ये नाराज़ हो जाएंगे, उसको यहाँ तक छूट दी गई है कि वो इफ्तारी बनाते हुए रोज़े की हालत में चख ले नमक वगैरह, ये तो एक तरह से ऐसी बात नहीं है कि फिर उसका गुस्सा जायज़ है? इतना इख्तियार शौहर का है या हस्बैंड का है कि उसके गुस्से में अल्लाह ताला के लिए रखे हुए रोज़े में भी गुंजाइश पैदा की गई है? देखिए, इस्लाम ने इफ़हाम व तफ़हीम में दर्ज दिया है। हुजूर करीम तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक शख्स आया और आपकी चादर जो आपके गले में पड़ी हुई थी उसे ज़ोर से खींचा, इतनी ज़ोर से खींचा कि आपके गुलुए अथर पर निशान उभर आए। सहाबे कराम गैज़ व गज़ब में हो गए, या रसूल अल्लाह हमें हुक्म दीजिए हम इसको सरदनिश करें। जी। मैं कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ भाई, क्या मसला है? वो बद्दू था देहाती। उसने कहा इतना सारा आपके पास माल है, इतनी बकरियां मुझे क्यों नहीं देते? सही। आप मुस्कुराए, कहा जाओ ये सारी बकरियां तुम्हारी हैं। सही। सारी बकरियां तुम्हारी हैं। गुस्सा हराम कहते हैं, लेकिन वाहिद हराम इसे पीने की इजाज़त है। अच्छा। और इसके पीने पर सवाब मिलता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी याद है कि जो अपने गुस्से को नाफिज करने पर इख्तियार रखता हो, इसके बावजूद वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात के सामने रोज़े माशर उसे इख्तियार देगा जिस हूर में से चाहे अपनी हूर का इंतखाब कर ले। जहाँ तक ये सवाल है कि एक बीवी को इजाज़त क्यों दी, मजबूरन। अब एक शख्स को कहा गुस्सा ना करो, लेकिन वो गुस्सा कर रहा है, तो अब उसका इलाज, तो खुद ही गुस्सा बहुत आता है। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि इफ़हाम व तफ़हीम के लिए कि अगर कहीं सैलाब आ रहा है तो कहीं से बंद तोड़ा जाएगा ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, तो बीवी से कहा कि तुम चख लो ताकि वो फड्डा ना हो। अच्छा, फड्डा को अवॉइड करना यहाँ पे बेसिक मसला है। जी। असल में एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, अभी सवाल भी उन्होंने यही किया था कि किस सिचुएशन में गुस्सा। देखिए, एक तो ये होता है कि एक मिस्टेक हो गई, इंसान ने गलती हो गई, कहा था भाई 4 ले आओ, वो 3 ले आया, ये सिंगल मिस्टेक एक वक्त हो गई। ह्यूमन एरर, ह्यूमैनिटी की हर चीज़ में हो सकती है कि हो गई, उस पर गुस्सा जो है वो वाकई बिल्कुल हराम है कि आप ज़रा सी बात पे चीख उठे या ज़रा सी बात पर। एक होता है कि आप किसी शख्स को एक बात 50 दफ़ा कह चुके हैं और वो उसके इख्तियार में भी है, ये नहीं है कि वो भूल रहा है या वो नहीं है कि उसकी सलाहियत नहीं है करने की, चाहे वो मियाँ बीवी हों, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो दोस्त हों, कोई भी मुलाजिम हो और मातहत। एक चीज़ को आपने 50 दफ़ा कहा कि साहब ये नहीं करना है, ये नहीं करना, और उसके इख्तियार में है और वो वही करे, तो फिर जो आपका गुस्सा आता है ना, वो है फितरी गुस्सा। लेकिन
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ज़ोहिर भाई, इसमें भी तो हो सकता है जो आपकी मांग है बेशक वो अगले बंदे के इख्तियार में है। आपको अगेन अज़दवाजी ज़िंदगी के सिचुएशन से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक शौहर ने पाबंदी लगाई हुई है बीवी के ऊपर कि तुमने मैके नहीं जाना, और चलें ठीक है उसके इख्तियार में भी है, वो समझ भी चुकी है कि मेरे शौहर का मिजाज ऐसा है, लेकिन वक्तन व वक्तन कभी अपने बहन भाइयों से मिलने, कभी वालिदैन से मिलने जाना ही पड़ा और वो बरस पड़े, वो एक्सप्लोड कर जाए, तो क्या ऐसी सिचुएशन में गुस्सा जायज़ होगा? नहीं, ये देखिए ना, मैंने जो सिचुएशन बताई और वो आप फर्ज समझे, ये फिर वही आ गई वंस इन अ वाइल, 10 दफ़ा नहीं गई, तो वंस इन अ वाइल जाएं, ये कह रहे हैं आप। वंस इन अ आपने वाइल कहा एक दफ़ा जाने की इजाज़त है, ज़्यादा मत जाएगा। नहीं, मतलब ये कि ज़रूरत पड़ जाती है या जाना पड़ जाता है। मैं ऐसे मसाइल की बात कर रहा हूँ कि घर में मियाँ बीवी के ही मसाइल में कि बीवी से कहा कि भाई ये चीज़ यहाँ नहीं रखी जाए, मसलन मिसाल के तौर पर, अब दूसरे दिन फिर रखी हुई है, भाई कहा था यार ये यहाँ नहीं रखे आप, तीसरे दिन फिर वहीं रखी हुई है। अब जब 7 दिन 8 दिन हो जाए तो फिर आदमी को जो गुस्सा आता है वो फितरी होता है, ये इख्तियार की बात है। फिर तो आदि हो जाना चाहिए। हाँ, फिर आदी हो जाना चाहिए या खुद उठा के उसको किधर भी रखना है उधर रख लेना चाहिए। सिद्रा अच्छा, मैम, आई एक विश जुमला अर्ज करूंगा। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि सीबीटी के हवाले से बात कीजिएगा। हाँ। मैं लोगों को ये ज़रूर नसीहत करूंगा जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है और जी। वो गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो नफसियाती माहिरीन से रब्ता करे, बिल्कुल सही, अपनी तरबियत कराए। बहुत बहुत अपनी शुक्रिया आमिर भाई। नफसियाती वक्त तहलील सारा नफ्सी का कराए। सारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस पर मजीद भी बात हो सकती है। अल्लामा ज़ोहैर आबदी भाई हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा आमिर भाई हमारे साथ थे, डॉक्टर वजीहा एंड समद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।